अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई और दफतन राव साहब चौंक पड़े। इतनी देर में सतूत को खून की कई कै हो जानी चाहिए थी क्योंकि ये सिलसिला मुसलसल चल रहा था। लेकिन राव साहब का बदन कांपने लगा। क्या कंदील ने उसका कोई इलाज किया था और ये इलाज कारगर हो गया? सतूत जहां का चेहरा अब पुरसकून होता जा रहा था। सिकंदर का दिल खुशी से उछलने लगा। कई घंटे गुजर गए, यहाँ तक कि सुबह की रोशनी नमूदार हो गई। दफतन राव साहब को कंदील का ख्याल आया। वो बेदस्तूर उसी अंदाज में अपनी जगह खड़ी हुई थी। उनके दिल में मोहब्बत उमड़ आई और वो आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गए। कंदील, थक गई होगी, बैठ जाओ। कंदील चौंक पड़ी। उसने खोई खोई आंखों से सिकंदर को देखा, फिर सतूत जहां को। फिर वो आगे बढ़ी और सतूत जहां के करीब पहुंचकर झुकी, उसे देखती रही। फिर राव साहब की तरफ देखकर वो मुस्कुराई और बाहर निकल गई। सुबह के 7 बजे थे कि डॉक्टर कृपा राम आ गए। ये राव साहब के दोस्तों में से थे। उन्होंने आते ही सवाल किया, इंतजाम हो गया? फिर वह जवाब का इंतजार किए बगैर सतूत जहां के पास पहुंचे, उसे देखा और फिर उसका मुआयना करने लगे। उनके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। उनकी हालत तो बहुत बेहतर है। उल्टियां रुक गईं। हाँ, सिकंदर ने जवाब दिया। चमत्कार हो गया। अरे ये जख्म कैसा है? उन्होंने गर्दन के जख्म को देखते हुए कहा। बस ऐसे ही लग गया, पहले तो नहीं था। हाँ, पहले नहीं था। मेरे ख्याल में कृपा नाम ना जाने इस जख्म के बारे में क्या सोच रहे थे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई दुआ कारगर हो गई। अब खून का इंतजाम कर लो, बाकी सब ठीक है। दूसरे और डॉक्टर भी आ गए और सब ने मुतफक्का फैसला किया। अब हालत बिल्कुल नॉर्मल है। खून बदन में दाखिल होगा तो कमी पूरी हो जाएगी, और यही हुआ। सतूत जहां की हालत कदरे बेहतर होती जा रही थी। तमाम डॉक्टर अपने अपने काम कर रहे थे, लेकिन सिकंदर असलियत जानते थे। कंदील और सिर्फ कंदील। मगर कैसे? वो तो इस वक्त से उनके पास थी जब वो सिर्फ चंद माह की थी। फिर ये तरीका इलाज उसने कहाँ से सीखा? वो ये सब कुछ कैसे जानती है? मगर उन्हें एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वो नहीं जानते। वो तो ये भी नहीं जानते कि कंदील कौन है। बल आखिर सतूत जहां ठीक हो गई। कमजोरी काफी दिन तक बाकी रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो भी दूर हो गई। सिकंदर अपने जहन में बहुत सा बोझ संभाले हुए थे। जिस वक्त कंदील को जहां लाए थे तो राव गजनफर को उसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताई थी। सूत जहां को इस ख्याल से कुछ नहीं बताया कि कहीं वो खौफ ज़दा ना हो जाए। बस ऐसे ही कुछ कह सुनकर टाल दिया और इस तरह कहा था कि सतूत जहां मुतमिन हो गई। राव गजनफर तो शायद उसके बाद ये भूल गए कि कंदील पुरस्रार तरीके से उनके घर तक पहुंची है। उन्होंने फिर कभी कंदील के बारे में और कुछ नहीं पूछा। कंदील की ये अजीबो गरीब सिर्फ सिकंदर को मालूम थी। इब्तदा में वो इस सोचों का शिकार रहे कि कहीं ये पुरस्रार वजूद उनके खानदान के लिए किसी परेशानी का बायस ना बन जाए। लेकिन कंदील ने अपनी पुरस्रार कुव्वतों का मुजाहरा सतूत जहां का अजीबो गरीब इलाज करके किया था। वो कि ये बात भी राव सिकंदर की समझ में नहीं आ सकी थी कि कंदील को ये तरीका इलाज कैसे और क्यों कर मालूम हुआ। लेकिन सतूते जहां की सेहत याबी की खुशी में बाकी सारी बातें भूल गए और रफ्ता रफ्ता हर ख्याल जहन से मिटता चला गया। कोई भूल कर भी नहीं कह सकता था कि कंदील सतूते जहां के वतन से पैदा नहीं हुई, राव साहब की बेटी नहीं है। माहो साल बीतते रहे,
कंदील हसीन से हसीन तर होती चली गई। वैसे भी तंदुरुस्त व तवाना बच्ची थी। उम्र आगे बढ़ी तो कदो कामत और रंगो रूप निखर गया। स्कूल से कॉलेज पहुंची और कॉलेज में एक बेमिसाल शख्सियत की मालक बनकर गई। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस दौरान कोई और ऐसा अहम वाकया कम अज कम राव साहब के इल्म में तो नहीं आ सका जो कंदील की पुरस्रार शख्सियत के मुतअल्लिक हो। चुनाचा एक तरह से उसकी पुरस्रारियत राव साहब के जहन से निकल ही गई। कंदील बहुत ही खुश मजाज और बजिल्ला संज किस्म की लड़की थी, हंसने हंसाने वाली। बहुत सी लड़कियां उसकी दोस्त बन गईं और जिंदगी निहायत पुरसकून गुजर रही थी। उम्र की कुछ और मंजिलें तय हुई तो कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंचना हुआ और यूनिवर्सिटी में भी उसकी हर दिल अजीजी का वही आलम था। दोस्तों के दरमियान वो एक नुमाया शख्सियत थी। सिकंदर चौका बचपन ही से शानदार सेहत के मालिक थे, इसलिए उम्र के इतने साल गुजरने के बावजूद उनकी सेहत व तवानाई में कमी नहीं आई। अलबत्ता राव गजनफर अब जिंदगी की आखिरी मंजिलें तय कर रहे थे और कई बीमारियों का शिकार हो चुके थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने इस दुनिया को खैरबाद कह दिया और सिकंदर एक बहुत बड़ी कमी का शिकार हो गए। इस मौके पर राजदेव भी अपनी बीवी और बच्चों के साथ दिल्ली पहुंचा। दोस्तों के दिलों में मोहब्बतों की कमी तो नहीं हुई थी, बस मसरूफियात ने उन्हें अंदाज बदल दिए थे। इस गमनाक मौके पर भी राजदेव की आमद सिकंदर के लिए बहुत खुशगवार थी। हर चंद के बाप की जुदाई का गम शदीद था, लेकिन राजदेव की आमद से दिल बहल गया। पुरानी कहानियां दोहराई गईं। राजदेव ने कंदील को देखा तो आंखें फाड़ कर रह गया और उसने तन्हाई में राव सिकंदर से कहा, राव, एक बात पर तुमने गौर नहीं किया। क्या गौर किया तो कभी मुझसे इसका तज़किरा नहीं किया। कौन सी बात? कंदील का चेहरा तुम्हें किसी और चीज की याद नहीं दिलाता? नहीं, मैंने गौर तो नहीं किया, मगर मैंने गौर किया है, क्योंकि मेरे नवार्द खाने में वो लाश अब भी उसी तरह महफूज है जिसके साथ कंदील हमें मिली थी। और अगर तुम इसका चेहरा देखो तो एक जख्म में ये जान लोगे कि कंदील हू बहू उसकी हम शक्ल है। मैंने तो एक निगाह में देखते ही ये अंदाजा लगा लिया। ओह, सिकंदर हैरान रह गया। उसे गुजरे हुए तमाम वाकयात याद आ गए, लेकिन ना जाने क्यों वो इन वाकयात को जुबान पर ना ला सका। उसे हमेशा ही ये महसूस हुआ कि जब भी उसने कंदील की गहराइयों में उतरने की कोशिश की, उसके दिमाग और जुबान ने उससे बगावत की और वो इस मामले को ज्यादा कुरीद नहीं सका। फिर वाकयात उसके जहन से महू होते रहे। राजदेव के ये अल्फाज सुनकर उसे शदीद हैरत हुई। राजदेव ने कहा कि ये कहानी हमेशा एक सरबस्ता राज रहेगी कि कंदील कौन है और वो लाश कहाँ से आई हुई थी, या कभी हमें इसका कोई हल भी मिलेगा। कोई जरिया ही नहीं है, क्या किया जा सकता है? तअज्जुब है, सख्त तअज्जुब, राजदेव ने कहा। कुछ अरसा राजदेव सिकंदर के पास क़याम करके वापस चला गया और जिंदगी के मामूलात में फिर से हंगामा खेजियां पैदा हुई। इन हंगामा खेजियों में एक और किरदार दाखिल हुआ। ये कर्नल फैरोज खान थे, रिटायर्ड फौजी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अंग्रेज फौज के लिए लातादाद कारनामे अंजाम दिए थे। उसके बाद अंग्रेजी मसरूफात से फ़ायदा उठाते हुए एक बेहतर ज़िंदगी के मालिक बन गए। औलादें काफ़ी थी, लेकिन उनमें नुमाया शख्सियत गज़ाल फैरोज़ की थी, जो कर्नल फैरोज़ का मंजला बेटा था। एक मसाली नौजवान जो अपनी भरपूर सेहत और तंदुरुस्ती के लिहाज से अपने साथियों में मुमताज़ था। बेहद नडर, बेबाक, चमकदार स्याह आंखों वाला उस नौजवान ने कंदील को देखा तो दिल हार गया। कर्नल फैरोज खान ने सिकंदर के घर के बिल्कुल सामने वाली कोठी खरीदी थी और सिकंदर के पड़ोसी बन गए। मिलनसार और खुश अखलाक इंसान। चुनाचा चंद ही दिनों में गहरी दोस्ती हो गई।
غزال کو اس کی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا جہاں قندیل پڑھتی تھی۔ ساتھ آنا ساتھ جانا ذہنوں پر اثر انداز ہوا، اور قندیل کو بھی ایک پڑوسی کی حیثیت سے ہی صحیح غزال سے ینگاگت کا برتاؤ کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں ان کی کہانیاں مشہور ہوئی، لیکن نہ غزال نے ان کی پرواہ کی اور نہ قندیل نے۔ دونوں اکثر ساتھ دیکھے جاتے۔ غزال کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ قندیل کی زندگی میں کوئی ایسا انوکھا راز پوشیدہ ہے جو ناقابل یقین ہوگا۔ وہ اسے سکندر کی اکلوتی بیٹی ہی سمجھا تھا، کوٹھی میں بے دھڑک آنا جانا، اور سکندر نے بھی ان دونوں کی دوستی کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ستوت جہاں تو ایک دو بار راؤ صاحب سے کہہ بھی چکی تھی کہ یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے قندیل کے لیے رشتہ بھیج دیا ہے۔ سکندر نے مسکرا کر جواب دیا کہ کیا ستوت قندیل کو خود سے جدا کرنا پسند کرے گی، اور اس بات پر ستوت کسی قدر آزردہ ہو گئی تھی، اور اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا تھا، یہ فریضہ تو انجام دینا ہی پڑتا ہے، لیکن قدرت نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے محروم رکھا۔ اگر کچھ اور اولادیں ہوتی تو زندگی میں کوئی سکم باقی نہ رہتا، تاہم تقدیر کے معاملات اب بس میں نہیں ہوتے۔ بہرحال غزال اور قندیل کی دوستی آگے بڑھتی رہی۔ دونوں میں کسی کوئی گھٹیا فطرت کا مالک نہیں تھا، ایک دوسرے کی قربت، ایک دوسرے کی زبان حال سے سب کچھ کہہ دیتا تھا، چنانچہ انہوں نے زبان کو تکلیف نہیں دی۔ غزال تو قندیل کو جیسے اپنی ملکیت سمجھنے لگا۔ قندیل بلا شبہ سرکش تھی اور اپنی ذات پر کوئی بوجھ برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن غزال کی قربت اسے بھی پسند تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے کوئی پابندی قبول نہیں کی، ہر جگہ بے دھڑک آتے جاتے رہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس دوران یونیورسٹی کے کچھ لڑکے اور لڑکیاں پکنک کے پروگرام سے حاکم شاہ کے کوٹلے گئے اور وہاں بکھر گئے۔ بارش کا موسم تھا، اطراف بھیگے ہوئے تھے، وقفے وقفے سے بارش کئی دن سے جاری تھی، جگہ جگہ کومپلیں ابھر آئی تھی۔ غزال ایک خوبصورت سے قطعے میں نیم دراز قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ قندیل سے وہ گفتگو کر رہا تھا کہ دفتن قندیل تڑپ کر ایک جھاڑی کی طرف متوجہ ہوئی، اور اس نے دفتن ہی جھاڑی میں ہاتھ ڈال کر کوئی شے پکڑ لی، لیکن جب اس نے وہ شے باہر گھسیٹی تو غزال نے ایک کئی فٹ لمبی چھلانگ لگائی۔ ایک کالا سیاہ ناگ قندیل کے ہاتھ میں تھا، اور قندیل نے اس کا پھن پکڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے انتہائی وحشیانہ انداز میں ناگ کو پھن سے پکڑ کر زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ اس بے دردی اور دیوانگی کے عالم میں وہ سانپ کو مار رہی تھی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سانپ نے اپنا لچکدار بدن قندیل کی کلائی سے لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن 2-3 بار ہی زمین پر بدن ٹکرانے سے اس کی ہڈیوں کے جوڑ کھل گئے، اور وہ ایک بے ضرر کیچوے کی مانند ہو گیا۔ قندیل نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس نے سانپ کے بدن کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر دونوں ہاتھ سے جھٹکا دیا، اور سانپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس نے باقی ٹکڑے کو بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسی طرح توڑ دیا۔ اس کے بعد گرا کر سانپ کو ایک طرف اچھال دیا۔ سانپ کا بالشت بر لمبا پھن چند قدم رینگا اور اس کے بعد سرد ہو گیا۔ غزال جو سانپ کو دیکھ کر انتہائی خوف زدہ ہو گیا تھا، وحشت بری نظروں سے قندیل کو دیکھنے لگا، اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف کا احساس ابھرا۔ قندیل کا چہرہ اس وقت انتہائی وحشت ناک ہو رہا تھا، اور لگ ہی نہ رہا تھا کہ یہ وہی ہنستی مسکراتی لڑکی ہے۔ سانپ کے لیے اس کے دل میں شدید انتقام پیدا ہو گیا، لیکن اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا تصور کسی نڈر مرض سے بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قندیل ادھر ادھر دیکھنے لگی، غالباً وہ اپنا ہاتھ دھونا چاہتی تھی۔ پھر اس نے غزال سے کہا، آؤ میں ہاتھ دھوؤں گی۔ مگر قندیل، یہ گر تم نے کہاں سے سیکھا؟ خدا کی پناہ، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آؤ غزال، بیکار باتیں نہیں کرتے، ہاتھ دھونا ہے مجھے، قندیل نے سرد لہجے میں کہا، اور غزال اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے کئی بار پلٹ کر خوف زدہ نظروں سے
मुर्दा सांप को देखा। फिर जब कंदील हाथ वगैरह धोकर फारग हो गई तो गजाल कहने लगा, यूं लगता था जैसे तुम्हें उस सांप से बेपनाह नफरत हो गई हो। आखिर क्यों? फजूल बातों से परहेज करो। वो तुम्हारी तरफ हमला आवर हो रहा था, तुमने देख लिया, वरना मैं तो गया था। अब तो इस वाक़े का ढोल किसी से ना पीटना। मैं तुम्हें हदायत करती हूँ कि बिल्कुल खामोश रहना। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इसके बारे में कुछ मालूम हो। मगर क्यों? गजाल, कंदील ने गजाल को देखा और एक बार फिर गजाल के बदन में झुर्झरी सी पैदा हो गई। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई कुव्वत उसे एहसास दिला रही हो कि जुबान बंद ही रखना उसके हक में है। और वाकई गजाल किसी से ये अल्फाज ना कह सका, लेकिन कंदील की मोहब्बत उसके दिल में कुछ और गहरी हो गई। कर्नल फेरोज खान और सिकंदर दोनों ही ने उस दोनों की कुर्बत और दोस्ती को महसूस किया। चुनाचा एक दिन कर्नल फेरोज खान ने अपने रवायती बेबाकी से काम लेते हुए कहा, भाई सिकंदर, कुछ गड़बड़ लग रही है। यूं लगता है जैसे हमारी और तुम्हारी ये दोस्ती कुछ रिश्तों में ढलने का इरादा रखती है। क्या ख्याल है, ताआमन करोगे या जालिम आसमान बन जाओगे? मैं समझा नहीं कर्नल साहब। हमारे बच्चे, मेरा इशारा गजाल और तुम्हारी बेटी कंदील की तरफ है। मैं चाहता हूं कि कंदील मेरे घर में रोशन हो जाए। तुम्हारा घर तारीख करने का ख्वाहिशमंद तो नहीं हूं, लेकिन बस दिल में ये ख्वाहिश है कि ये रिश्ते इस शक्ल में ढल जाएं तो हम सब की खुशबख्ती होगी। और फिर कितना ही वक्त गुजार लो, बल आखिर एक ना एक दिन तुम्हें ये काम करना है। बजाय इसके कि तुम किसी और के बारे में सोचो, हमें ही ये एजाज क्यों ना बख्श दो। मैं जानता हूं कर्नल साहब, ये सब कुछ तो करना है, लेकिन अभी इसकी जल्दी नहीं है। बिल्कुल नहीं भाई, बस ये चाहते हैं कि तुम इस मामले में फैसला हमारे हक में कर दो, कर्नल ने कहा। और दफतन सिकंदर को होश आ गया। मामला उसकी बेटी नहीं, कंदील का था। और कंदील, क्या उसके बारे में कोई फैसला करने का हक उसे है? कर्नल को तो उसके बारे में कुछ बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम उसने बात को दरमियाना रखा। कुछ वक्त गुजर जाने दें कर्नल, जल्दी क्या है? वक्त खुद बेहतरीन फैसला करता है। वक्त के फैसलों के आड़े ना आएंगे, वादा है। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कर्नल ने जवाब दिया। और बात आर्जी तौर पर टल गई। लेकिन खुद सिकंदर ने कंदील और गजाल की कुर्बत को महसूस किया। कंदील गैर मामूली तौर पर गजाल की तरफ मतवज्जा थी। सांप वाले वाक़े के बाद तो दोनों और भी करीब आ गए और अक्सर दोनों को साथ ही देखा जाता। गजाल बेधड़क कंदील के यहाँ आ जाता था और कंदील के अंदाज में भी उसके लिए पजीराई होती थी। सिकंदर को ये लड़का बेहद पसंद आया। खुद कर्नल फेरोज भी बेहद नफीस इंसान थे और सिकंदर ज़हनी तौर पर उनसे मानूस हो गया। कंदील के बारे में फैसला करते हुए बस उसे यही झिझक थी कि कहीं कंदील की जिंदगी का कोई दूसरा रुख सामने ना आ जाए। हालांकि अब इस बात के अमकानात नहीं थे, क्योंकि कंदील की जिंदगी के तमाम तर माहो साल सिकंदर की निगाहों के सामने से गुजरे थे। बेशक उसकी शख्सियत को सिकंदर कभी नहीं भूल सकता, लेकिन खुद कंदील के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी जो इनहराफ तसव्वर की जाती। सिकंदर ने काफी दिन गौर खोज के बाद इस बारे में सतूत से गुफ्तगू की। बेचारी सतूत तो सूरत हाल से आज तक नावाकिफ थी। सिकंदर ने जानबूझकर उन्हें कुछ नहीं बताया और अब तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक राव गजनफर थे जो इस मामले में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन वो भी सब कुछ अपने जहन से फरामोश कर बैठे और अब तो उसका सहारा भी बाकी नहीं रहा। सतूते जहां ने यह तफसील सुनी तो खुशी से उछल पड़ी। गजाल तो बहुत ही प्यारा लड़का है और फिर म्यारी लोग हैं। हमें एक ना एक दिन तो कंदील को किसी के घर पहुंचाना है। ज़ाहिर है वो हमारी बेटी नहीं है, लेकिन अब ये तसव्वुर भी अजीब लगता है कि वो हमारी औलाद नहीं। मेरे ख्याल में तो ये रिश्ता मंजूर कर लो, बेहतर रहेगा।
यही चाहता हूं कि तुम एक बार कंदील से भी पूछ लो। ज़ाहिर तो यही होता है कि कंदील को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, मैं उससे बात कर लूंगी। और सतूत ने कंदील से ये सवाल कर डाला, कंदील बेटी, गजाल तुम्हें कैसा लगता है? जवाब में कंदील मुस्कुरा दी, जिस लिहाज से तुम उसके बारे में पूछ रही हो मम्मी, उस लिहाज से वो बेहतर नौजवान है। तो फिर यूं समझ लो कि हम तुम दोनों की जिंदगी को यकजा कर रहे हैं। कंदील बेदस्तूर मुस्कुराती रही और उसके अंदाज में कोई झिझक पैदा नहीं हुई, और यही उसकी अजहार रजामंदी थी। चुनाचा सतूते जहां ने सिकंदर से कह दिया कि कंदील खुशी से इस सिलसिले में तैयार है, और सिकंदर ने भी बेतकल्फी ही से कर्नल फेरोज से अपने इस फैसले का अजहार कर दिया। चुनाचा दोनों खानदानों में तैयारियां शुरू हो गई। तय यह किया गया कि कंदील की मंगनी कर दी जाए। मंगनी की रस्म राव सिकंदर ने अपने शयाने शान अदा की तो कर्नल फेरोज ने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों खानदानों के दिल मिले हुए थे, इसलिए हर काम निहायत खुश असलूबी से हुआ। कंदील के होंठों की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इस अमल से खुश है, और उसने किसी किस्म का कोई तर्ज नहीं किया था। वैसे भी जिंदगी के एक मखसूस मरहले तक आने के बाद उसके अंदर की वो कैफियत खत्म हो गई जो राव सिकंदर को कभी कभी ये एहसास दिलाती थी कि कंदील एक पुरस्रार वजूद है। अब तो तवील अरसा गुजर गया, कंदील की कोई ऐसी हरकत सामने नहीं आई जो बाइसे तशवीश होती या अजीबो गरीब कहलाती। शायद यही वजह थी कि दूसरे लोगों को भी उसकी किसी पुरस्रार कैफियत के बारे में कोई इल्म नहीं हो सका। हाँ, सांप का मामला ऐसा था जिसे गजाल ने सिर्फ बहादुरी पर मामूल किया और उसमें कोई खास बात तलाश करने की कोशिश नहीं की। कंदील गजाल की जिंदगी में शामिल हो गई, दोनों अक्सर साथ देखे जाते। अब तो यूनिवर्सिटी में भी कोई ऐसी बात नहीं रही थी जिसकी वजह से किसी को किसी से छुपना पड़े। चुनाचा मामूलाते जिंदगी यूं जारी रहे। शादी के बारे में अभी फैसला किया गया था कि कुछ अरसा गुजारना पड़ेगा, दोनों की तालीम भी मुकम्मल हो जाए, और फिर गजाल के दूसरे भाई बहन भी थे जिनके सिलसिले में कर्नल फेरोज को तशवीश थी, लेकिन अभी शादी की कोई जल्दी भी नहीं थी। गजाल और कंदील मिलते रहे, वो दोनों अक्सर तकारीब में भी साथ साथ रहे। लोग खास तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा हो जाते थे। दिल फेंक नौजवानों के ग्रोह में से किसी ने कहा कि ये जंगल का फूल यहाँ कैसे खिल गया, वाकई अनोखा हुस्न है। महफल लूट ली उसने। मुझे जंगली फूल बेहद पसंद हैं, और दोस्तों मैं बहुत जल्द इस फूल को अपनी मलकियत की हैसियत से आपके सामने पेश करूंगा। जिस नौजवान ने ये अल्फाज कहे वो बहुत तनुमंद और स्मार्ट था। हालांकि कंदील से उसका बहुत फासला था, लेकिन ना जाने क्यों कंदील उसकी तरफ मतवज्जा हो गई, और फिर उसने नौजवान को इशारा किया और वो नौजवान फखरिया अंदाज में उसकी तरफ बढ़ गया। जो ही वो कंदील के करीब पहुंचा, चटाक की एक जोरदार आवाज उभरी और लोग शशदर रह गए। नौजवान लड़का जमीन पर गिर पड़ा था और आसपास वाले हैरानी की वजह से उसे उठाना भी भूल गए। कंदील की आंखें खून की तरह सुर्ख थी। उसने एक निगाह करीब मौजूद लोगों पर डाली और फिर उसके हलक से आवाज निकली, अफूदे हारा सुनो माई ने फोदा। उसने उंगली से नौजवान की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में गूंज थी, मलकाओं सा वकार था। आंखों की हौलनाक सुर्खी इस कदर खौफनाक थी कि लोग घबराकर 2 कदम पीछे हट गए। फिर एक तरफ से गजाल और दूसरी तरफ से राव सिकंदर दौड़े। वो कंदील के पास पहुंच गए। किसी से सूरत हाल मालूम ना हो सकी, लेकिन नौजवान जो जमीन पर पड़ा हुआ था उठ ना सका, और उसका रुखसार देखकर बहुत से लोगों के मुंह से अजीब सी आवाजें निकल गईं। रुखसार आहिस्ता आहिस्ता नीला पड़ता जा रहा था और जरा सी देर में उसका चेहरा 2 रंगों में तकसीम हो गया। वो एक ही थप्पड़ खाकर बेहोश हो गया। कुछ लोगों ने उसे उठाया। नौजवान भी किसी मामूली घराने का नहीं था। उसके अहले खानदान भी पहुंच गए और अच्छा खासा हंगामा आराई हुई।
वो सूरत-हाल मालूम कर रहे थे, लेकिन कोई भी शख्स कुछ बताने पर आमादा नहीं था। नौजवान की बेहोशी और उसके चेहरे की नीलाहट देखकर उसे वहां से ले जाया गया और गजाल ने कंदील का हाथ पकड़ लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मुतअद्दल होती जा रही थी। लोगों ने उसकी जबान से जो कुछ सुना था उसका मफहूम उनकी समझ में नहीं आया था। उसके चेहरे की तमकनत और उसका अंदाज देखकर बाद लोगों पर हैबत सी तारी हो गई और सब के सब उसके बारे में चैम गोइयां करने लगे। सिकंदर को भी उसके बारे में थोड़ी सी बहुत तफसील मालूम हुई तो वो धक से रह गए। उन्हें इस बात पर तअज्जुब हुआ कि कंदील ने किसी अजीब सी जुबान में कुछ अल्फाज कहे थे। गज़ाल अलबत्ता कंदील को लेकर एक कोने में पहुंच गया। क्या हुआ था कंदील? कंदील गहरी गहरी सांसें लगने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। उसने मेरे बारे में ऐसे रकीक जुमले सोचे थे जिन्हें मैं बर्दाश्त ना कर सकी। सोचे थे, हाँ, अपने साथियों से कहे भी थे। ओ ठीक है, चलो, अच्छा किया तुमने, मगर उसकी ये कैफियत क्या हो गई मैं नहीं जानती, यहाँ से वापस चलो। कंदील उलझे हुए अंदाज में कहा। गजाल ने उस सिलसिले में सिकंदर से भी इजाजत नहीं ली। वो कंदील को अपनी कार में बिठाकर सिकंदर के घर की तरफ चल पड़ा। वैसे भी दोनों के घर आमने सामने ही थे। तकरीब में हड़बूंग सी मच गई और कुछ लोगों ने सिकंदर से तलख अल्फाज भी कहे। कर्नल फिरोज ने इस मौका पर सूरत हाल को संभाला और कहने लगे, कोई भी लड़की बिला वजह इस कदर बरोफ्ता नहीं हो जाती। यकीनी तौर पर उससे भी कुछ कहा गया है। सूरत हाल सामने आ जाएगी। और फिर नौजवान के अहले खानदान की चंद धमकियों के जवाब में कर्नल फिरोज ने जवाब दिया, वो राव खानदान की बेटी और मेरे घर की बहू है। अगर मुझे इल्म हो गया कि उसके साथ कोई बदतमीजी हुई है तो आप लोग बाद के हालात के लिए तैयार रहें। राव खानदान की बेटी की जुबान तो किसी सैयारे की बोली बोल रहे थे। क्या राव साहब पहले किसी जजीरे पर आबाद थे? मेजबान ने बात ना बढ़ने दी और राव और कर्नल फिरोज खान से वहां वापस आ गए। गजाल कंदील को लेकर घर आया, लेकिन कंदील के अंदाज में बेचैनी सी मुसलसल थी। वो खोई खोई सी थी। गजाल उसे समझाने लगा, ऐसे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं, तुमने बिला वजह उस पर तवज्जो दी। वो चैम गोइयां कर रहे थे। कंदील आम हालात में जिद्दी भी नहीं थी। ना जाने क्या हुआ होगा उसे। अलबत्ता राव साहब के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि कंदील ने वो अनोखी जुबान कैसे बोली थी। एक बार फिर तमाम वसवसे ताज़ा हो गए। सतूत का इलाज राव साहब आज तक नहीं भूल सके और ये बात उनकी समझ में कभी नहीं आई कि कंदील को वो तरीका इलाज कैसे मालूम हुआ। और आज उस अजनबी जुबान का अजहार भी इस वाक़े से मुतअल्लिक़ महसूस हो रहा था। बहरतौर राव साहब बेचारे उस मामले में कतई तनहा थे। वो कंदील के मसले में उलझे रहे। सतूते जहां रात को सो गई, लेकिन राव साहब जागते रहे। उस वक्त रात के तकरीबन 12:15 बजे थे जब कंपाउंड में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी। राव साहब की रिहाइशगाह के कंपाउंड में 3 एशियन कुत्ते खुले रहते थे और ये कुत्ते इंतहाई खानख्वार थे। उनके गैर मामूली तौर पर भौंकने की आवाज़ सुनकर सिकंदर का माथा ठनका और वो अपना पिस्तौल लेकर खामोशी से बाहर निकल आए। कुत्तों की आवाज़ें शिद्दत इख्तियार कर गईं और दफअतन ही राव साहब को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कुत्ते किसी से लड़ पड़े हों। वो इस अंदाज में गुर्रा रहे थे और भौंक रहे थे। फिर उस वक्त तक जब तक कि राव साहब कंपाउंड में पहुंचे, उन्हें एक कुत्ते की अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। यूं लगता था जैसे वो जख्मी होकर चीखा हो। तब राव साहब दौड़ते हुए कंपाउंड के पास पहुंच गए, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। कंदील ने एक कुत्ते को जबड़ों से पकड़ा हुआ था, दूसरा कुत्ता उसका लिबास नोच रहा था और तीसरा कुत्ता कुछ अजीब से अंदाज में जमीन पर पड़ा था। उसके बदन में जंबश नहीं थी। जो कुत्ता कंदील के हाथों में दबा हुआ था वो जान बचाने की शदीद जदोजहद कर रहा था। फिर कंदील ने उसे छोड़ दिया और कुत्ते की तरफ पलटी जो अकब से उस पर हमला कर रहा था।
लेकिन यूं ही वो पलटी, एशियन ने खौफजदा होकर लंबी छलांग लगाई और कंपाउंड की दीवार फिलांग कर बाहर भाग गया। बाकी दो कुत्तों की कैफियत से राव सिकंदर ने महसूस किया कि वो मर चुके हैं। सिकंदर का बदन पसीना पसीना हो गया। वो फटी फटी आंखों से ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे। कंदील चंद लम्हात खड़ी रही, फिर वो दो जानू बैठ गई और उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। उसका चेहरा आसमान की तरफ था। वो चांद को देख रही थी। राव साहब का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कुछ समझ में नहीं आया। वो जानते थे कि कंदील कोई आम लड़की नहीं है, लेकिन उसकी कहानी जिस कदर उन्हें मालूम थी और कोई नहीं जानता था। हमेशा ही किसी अनहोनी खदशे का शिकार रहे थे और इस वक्त ये सब कुछ सामने आ रहा था। कंदील कुछ देर इसी तरह बैठी रही, फिर अपनी जगह से उठकर वापस मुड़ी और राव साहब जल्दी से सामने से हटकर छुप गए। कंदील अंदर चली गई तो वो कुत्तों की लाशों के पास आए। उन्हें करीब से देखकर एक बार फिर वो दहशत ज़दा हो गए। इंतहाई खौफनाक और ताकतवर कुत्तों को इस तरह चीड़ फाड़ कर रख दिया कि तसव्वुर भी ना किया जा सके। ये काम कोई खौफनाक हद तक ताकतवर भेड़िया ही कर सकता था, और अगर ये सब कुछ उनके सामने ना होता तो वो सोच भी नहीं सकते थे। तीसरा कुत्ता जान बचाकर भाग गया था, वरना उसका भी यही हाल होता। Come and fly away with me. Come and fly away.